Good morning student. Today my topic is potentiometer. This is the topic for class 12th. So now I will discuss potentiometer. मैं आज पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको बताऊंगा. तो व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर क्या है? जैसे कि नाम से ही आप जान रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर इट मीन्स एक ऐसा मीटर जो पोटेंशियल को मेजर करता है. एक और डिवाइस होता है जो पोटेंशियल को मेजर करता है. वो कौन सा डिवाइस होता है? वो होता है वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों ही डिवाइस ऐसे हैं जो पोटेंशियल को मेजर करते हैं. तो हम बात करते हैं सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की, और साथ में हम वोल्ट मीटर को भी लेकर के चलेंगे क्योंकि वोल्ट मीटर भी इसी का एक पार्ट है. अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि पोटेंशियोमीटर को ही हम क्यों यूज करते हैं पोटेंशियल के लिए, वोल्ट मीटर को भी हम यूज कर सकते हैं. तो वोल्ट मीटर एक छोटा डिवाइस है, एक स्मॉल डिवाइस. उससे क्या होता है, जो भी हम मेजरमेंट निकालते हैं किसी पोटेंशियल की वो बहुत ही स्मॉल निकलती है. मतलब छोटे छोटे मेजरमेंट जो होते हैं उनको हम एक्यूरेसी में नहीं चेक कर सकते हैं वोल्ट मीटर के अंदर. जबकि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो देखने में थोड़ा बड़ा है और उसके अंदर हम एक्यूरेसी पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं. तो इसलिए हमें जो पोटेंशियोमीटर हम यूज करते हैं एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं. चलिए, तो सबसे पहले फर्स्टली व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, ये एक क्वेश्चन हमारा बनता है. तो व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, तो मैं आपको पहले बता दूं व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर. अ पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस used to measure an unknown EMF or potential difference accuracy. तो अब पोटेंशियोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस. तो अब पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस. पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस used to measure मेजरमेंट होता है इसमें पोटेंशियल का. एन अननोन EMF, an unknown EMF or potential difference accurately. तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन EMF यानी किसी सेल का EMF मेजर करता है और पोटेंशियल डिफरेंस उन सेलों के जो टू टर्मिनल्स हैं उनको एक्यूरेटली मेजरमेंट करता है. तो ये पोटेंशियोमीटर है. अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की. तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से हम उसको समझेंगे. तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसके 2 पॉइंट्स हैं. दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, और एक जो है बीच में इस तरीके से कर लेते हैं. सपोज एक वायर है हमारा, ये 100 सेंटीमीटर का एक वायर है जो कि इस पॉइंट से यहाँ पर ज्वाइंट है. एक पत्ती यहाँ पर लगी हुई है, कॉपर की है. इस कॉपर स्ट्रिप से ये वायर कनेक्ट है. उसके बाद इस कॉपर स्ट्रिप से ये दूसरी कॉपर स्ट्रिप पर एक वायर कनेक्ट हुआ है. उसके बाद इसी स्ट्रिप से फिर ये तीसरा वायर कनेक्ट हुआ है, और यहाँ से इस स्ट्रिप से फिर एक वायर यहाँ पर कनेक्ट हो गया. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 100 सेंटीमीटर के 4 वायर यहाँ पर कनेक्ट है. यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से, फिर इधर से मूवमेंट होगा, इधर से आएगा, इधर से आकर इस पॉइंट पर खत्म हो जाएगा. तो इस तरीके से 400 सेंटीमीटर का वायर हमने इस तरीके से कनेक्ट किया. अब इसके 2 सर्किट्स होते हैं, प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट. तो प्राइमरी सर्किट जो होता है वो A to B होगा. इसके अंदर एक तो सबसे पहले हमारी एक बैटरी लगी होगी. एक बैटरी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं +2-. एक यहाँ पर की लगी है K, और एक लगेगा यहाँ पर रियोस्टेट. रियोस्टेट का काम होता है करंट को कम या ज्यादा करना. तो ये रियोस्टेट है RH. ये करंट को कम ज्यादा करता है. एक तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस है. की है जिसका काम होता है स्विच को ऑन ऑफ करना, सर्किट को ऑन ऑफ करना, एंड बैटरी कनेक्ट है. तो A to B ये प्राइमरी सर्किट है जो परमानेंट सर्किट है. ये जब भी हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें हम इसको यूज करते हैं. उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक सेकेंडरी सर्किट होता है. फिलहाल तो यहाँ पर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दे रहा हूँ और यहाँ से एक जॉकी J यहाँ से कनेक्ट होती है. अब ये जो वोल्ट मीटर वाला पार्ट है, यही पार्ट है जहाँ पर हम अलग अलग सेल्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं. सेल का EMF हम यहाँ पर फाइंड करते हैं. तो वहां पर हमें इसको यूज करना होता है. तो ये वाला पार्ट हम
जब इसकी एप्लीकेशंस करेंगे तो वहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा। फिलहाल तो अभी आप पोटेंशियोमीटर के बारे में समझ रहे हैं। तो दिस इज द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इट हैज़ 2 ends and 4 centimeter wire connected like this, and the first primary circuit is from A to B is connected with battery, key and rheostat. Battery, key and rheostat are connected in series, and a voltmeter connected with the jockey. Jockey जो है it is the movable part. This is the movable wire. ये एक movable wire है जो किसी भी पॉइंट पर हम इसको टच करके उसको फाइंड कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आप खुद भी लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन आपकी अपनी ऑन लैंग्वेज होनी चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हैं इसका। अब इसका प्रिंसिपल आता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल के बारे में हम समझ लेते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? तो प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल क्या होता है कि बाय यूजिंग ओम्स लॉ, क्योंकि पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, जब हम ओम्स लॉ को यूज करते हैं तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर हमने यहां पर यूज किया हुआ है। तो इसको हम R को चेंज करेंगे जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में। तो हमें एक फार्मूला और भी मालूम है, वो क्या होता है जो अभी हमने पीछे भी पढ़ रखा है, रो डेंसिटी के जो रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन E। ये हमने एक फार्मूला रेजिस्टिविटी का है, ये आपने पढ़ा होगा जब रेजिस्टेंस को हम डिपेंड करते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यानी रेजिस्टेंस जो होती है वो A के इनवर्सली होती है और L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना हम वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतनी बड़ी होगी, जितना हम एरिया बड़ा करेंगे वायर का उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। तो थिक और थिन इन वायर के लिए ये वाला कंडीशन यूज होती है और लॉन्ग वायर के लिए ये वाली यूज होती है। तो यहाँ पर रो जो है दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? V इक्वल टू आई इंटू आर की जगह आ जाएगा रो L अपॉन ए। तो यहाँ पर बस हमें L को लेकर के चलना है। इट मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि हमारी जो वायर है वो लेंथ L है, उसकी रेजिस्टिविटी इस वायर की मटेरियल पर डिपेंड करती है। करंट आप इससे फिक्स कर सकते हैं। एरिया जो वायर का एरिया है उस पर डिपेंड करता है, बट लेंथ को लेकर के चल रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन ये उठ जाता है कि पोटेंशियोमीटर में जो लेंथ L हम यूज कर रहे हैं वो इतनी बड़ी क्यों ले रहे हैं, तो लेंथ पर हम इसको करते हैं। तो इसकी जो प्रिंसिपल है वो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड V इक्वल टू के L। यहाँ पर K कांस्टेंट हो जाएगा और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो K इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन L। यहाँ पर एक डेफिनेशन निकल करके आई है V अपॉन L, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है द पोटेंशियल अक्रॉस एनी वायर with respect to L. The potential with respect to L is called the potential gradient. हम इसको ऐसे से डिफाइन कर सकते हैं। तो V upon L, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो वर्ड आया है दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसको हम अगर वन वर्ड में आंसर देना चाहें तो वो ये है। इसका मीन्स ये है कि जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाएंगे जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता चला जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर बेस्ड है, यानी हमारा पोटेंशियल जो है वो पूरा इस लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है उसका, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये जो है पोटेंशियोमीटर वर्क कर रहा है। तो दिस इज द प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशंस को आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बन गया, व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा इससे बनता है। नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पोटेंशियोमीटर। हमें पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस के बारे में बात करनी है और आपके प्रैक्टिकल में भी ये यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं
तो हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी वो होगी नंबर 1। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसको हम करते हैं कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कंपेयर ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। किन्हीं दो प्राइमरी सेल्स के ईएमएफ हमें फाइंड करने हैं, तो वो हमें पोटेंशियोमीटर से फाइंड करने हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन ये है एंड द सेकेंड एप्लीकेशन इज द ईएमएफ, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल। किसी सेल का हमें ईएमएफ फाइंड करना होता है। तो यहाँ कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, अगर हमें दो सेल दे रखे हैं और उनका हमें ईएमएफ फाइंड करना है, यानी कि ईएमएफ के कंपेयर करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं और उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, उसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। उसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बनाएंगे पोटेंशियोमीटर लाइक दिस। यहाँ पर भी एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप से ये वायर कनेक्ट है। उसके बाद ये स्ट्रिप पे है, इस स्ट्रिप से इधर चला जाएगा। फिर एक स्ट्रिप यहाँ पर भी लगी हुई है और इस स्ट्रिप से फिर यहाँ पर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं और इस स्ट्रिप्स से ये कनेक्ट है। तो यहाँ ए और बी ये टू एंड्स हैं सेल उसके। और अब इस पर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट बनाना है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सर्किट को बनाते हैं। यहाँ पर हम एक बैटरी का यूज़ करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट जो है वो प्लस से जुड़ेगा, ए से जुड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद एक की लगाएंगे यहाँ पर और एक रियोस्टेट लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारी की हो गई, ये हो गया रियोस्टेट। तो ये दिस इज द प्राइमरी सर्किट, यानी फर्स्ट सर्किट जो है हमारा वो ये बन गया है। अब हम सेकेंड सर्किट की बात करते हैं। हमें टू सेल्स को यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर टू सेल्स को यूज कर शो करेंगे। मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकेंड सेल, दिस इज द E1 एंड दिस इज द E2। ये दो सेल हमारे हैं। एग्जाम में क्या होता है कि प्रैक्टिकल के अंदर क्या होता है कि हम एक लैप्लासी सेल और एक डैनियल सेल का यूज कर लेते हैं। तो सपोज E1 जो है वो लैप्लासी है और जो E2 है वो डैनियल है। तो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स को, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल्स आप देख रहे हैं, इनको ए से कनेक्ट कर देंगे एंड जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उनको हम एक टू वे की से कनेक्ट करेंगे। टू वे की का मीन्स क्या होता है? टू वे की एक ऐसी की होती है जो मतलब पहले को ऑन करेंगे, जैसे कि एक वे है, ये आपका एक वे है, E1 से कनेक्ट होकर के ये वायर यहाँ से जाएगा और यहाँ से आगे करंट निकल जाएगा। और अगर हम यहाँ से यहाँ पर अगर की कनेक्ट करते हैं और अगर इसी की को हटा करके हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, तो फिर वो ये रास्ता ये हो जाता है। यानी कि एक रास्ता है और दो रास्तों को कनेक्ट करके वो सिंगल रास्ते में कन्वर्ट कर रही है, यानी कि सिंगल वे में कन्वर्ट कर रही है। तो ये टू वे हैं जिनको एक सिंगल वे में ये कन्वर्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये की है, इसको आप की ए का नाम देंगे, इसको की बी का नाम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और गैल्वेनोमीटर लगा करके हम उसको कनेक्ट कर देंगे एक जॉकी से। तो दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट। अब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये भी मैंने अभी पोटेंशियोमीटर में भी आपको समझाया था कि ए कनेक्टेड टू प्लस टर्मिनल एंड माइनस टर्मिनल कनेक्टेड टू की एंड की कनेक्टेड टू रियोस्टेट। इट मीन्स बैटरी, की एंड रियोस्टेट आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में तो ये कनेक्ट है। उसके बाद E1 और E2 टू सेल्स हैं जिनका पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल जो हमारी टू वे की है उसके फर्स्ट और लास्ट एंड से कनेक्ट है। और जो मिड पॉइंट है उस टू वे की का वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है और गैल्वेनोमीटर जो है वो जॉकी से कनेक्ट हो गया है। तो ये हो गया हमारा इसका सर्किट डायग्राम। अब हमें क्या करना है, इसकी वर्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन नोट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में आप इसके बारे में लिखेंगे जो कि मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लेंगे और अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो एज शोन इन फिगर, कंसीडर अ पोटेंशियोमीटर एंड A and B
two ends of this potentiometer. A and B connected with a battery, key and rheostat. This is the primary circuit of this potentiometer. And take two cells E1 and E2. Suppose E1 is Lagrange cell and E2 is Daniell cell, and the positive terminal of two cells are connected to point A and negative terminal connected to two-way key, the end points of two-way key, and the midpoint of two-way key connected with galvanometer and galvanometer connected with jockey. Jockey आपको मैंने पहले बता दिया है. Jockey is a device. It is a movable device, just like a pen. एक वायर की तरह है, और जो वायर से कनेक्ट हो जाता है तो हम इसको इजीली वायर पर मूव करा सकते हैं. तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हो गया. इसके बाद अब इसकी वर्किंग होगी. तो वर्किंग को आप जरा ध्यान से समझेंगे, वर्किंग कैसे काम करती है. फिर जब मैं थ्योरी कराऊंगा तो इसमें आपको ये नोट करा दूंगा. तो वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग कैसे काम करती है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारी के की है इसको हम कनेक्ट कर देंगे और इस सर्किट को ऑन कर देंगे. तो फर्स्टली द प्राइमरी सर्किट विल बी ओपन. इसको हम ओपन करेंगे और स्टार्ट कर देंगे, इस सर्किट को चालू कर देंगे. की को ओपन करने का मतलब समझते हैं आप, की को ओपन करने का मतलब ये बंद हो जाएगा. तो हम सर्किट को ओपन कर रहे हैं, सर्किट को ऑन कर रहे हैं. ऑन करके लिख सकते हैं आप, इसको क्लोज कर देंगे इस की को, तो ये सर्किट चालू हो जाएगा. तो यहाँ पर उल्टा चलता है, की को हम क्लोज कर देंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा, ओपन कर देंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा. तो यहाँ पर ये होगा वर्किंग, वर्किंग प्रोसेस. चलिए वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं. व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे वर्किंग के लिए, अभी हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा है, और प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. तो यहां पर हम क्या करेंगे, V को हम E में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि V जो है वो पोटेंशियल है, पोटेंशियल EV पोटेंशियल EMF से शो करता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो की A है, की A, इसको हम क्लोज करेंगे, क्लोज. तो की व्हेन की A क्लोज्ड, जैसे हम इसको की को क्लोज करेंगे, बी को नहीं लगाएंगे, बी क्योंकि की ए की लगेगी इसमें, या तो ए लगाएंगे या बी लगाएंगे. तो ए को हमने क्लोज कर दिया है. देन फॉर E1, E1 जो है वो कार्य करना शुरू कर देगा. तो E1 को हमने वर्किंग में स्टार्ट हो गया है. E1 का जो EMF है वो वर्क करेगा और गैल्वेनोमीटर से जॉकी में एंटर करेगा. E2 अभी बंद है, तो E1 वर्क करेगा. तो हमारी इक्वेशन बनेगी E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1. तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रिंसिपल है. इसको अगर हम और कुछ करें तो E1 इक्वल टू KL1, यहाँ K क्या है हमारा, कांस्टेंट आ जाता है. सिमिलरली फॉर E2, अब हम यहां से A से की को क्लोज करने के बाद अब B को क्लोज कर रहे हैं, A को ओपन कर रहे हैं. व्हेन की B क्लोज्ड एंड A ओपन, A को ओपन कर दिया है, B को क्लोज कर दिया है, तब केस बनेगा E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2. तो E2 इक्वल टू KL2. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. यहां पर हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यहां पर हमने फाइंड कर ली. तो ये जो हमारा डायग्राम था, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्किंग थी वो इतनी थी. अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके हम इसको फाइंड करेंगे. अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी होता है कि L1 क्या है, L2 क्या है. तो L1 क्या होता है कि जैसे हम E1 को यहां पर से क्लोज करते हैं तो हम क्या करते हैं, बैलेंस पॉइंट बनाते हैं. बैलेंस पॉइंट का मीन्स होगा गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0 हो जाना चाहिए. तो यहां से हम क्या है, इसको बैलेंस पॉइंट बनाएंगे. वो बैलेंस पॉइंट कहां पर होगा, वो डिपेंड करता है E1 की EMF पर और इसकी पोजीशन पर. तो L1 जो है, दिस इज द बैलेंस लेंथ फॉर E1 सेल एंड E2 इज द बैलेंस लेंथ फॉर E2 सेल. तो E2 सेल के लिए जो बैलेंस है वो L2 है और E1 सेल के लिए जो बैलेंस है वो L1 है. तो यहां पर L1 और L2 हमें इस तरीके से फाइंड करनी होती है. तो यहां पर हमने ये कैलकुलेशन में यहां कर दिया. अब इससे आगे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे. तो यहां पे हमने देखा E1 इक्वल टू KL1 एंड E2 इक्वल टू KL2. अभी हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को डिवाइड करना है. तो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, देन E1 अपॉन E2, के से के कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन L2. तो दिस इज द इक्वेशन
फॉर द कंपेयरिंग E1 एंड E2। तो यहाँ पर E1 रेशियो E2 इक्वल टू E1 रेशियो E2 इक्वल टू L1 रेशियो L2। तो यहाँ पर जो भी लेंथ हमारी बैलेंस लेंथ आएंगी L1 और L2, वही जो रेशियो लेंथ का होगा वही रेशियो जो होगा हमारी EMF का होगा। तो यहाँ पर हम L1 L2 को फाइंड कर लेंगे और इसी से हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इससे एक चीज़ और फाइंड कर सकते हैं कि सपोज अब हमें ये लेंथ दे रखी है और एक सेल दे रखा है, दूसरे सेल का अगर हमें EMF फाइंड करना है तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 अपॉन L1 इंटू E1। इस तरीके से हम एक इक्वेशन और बना सकते हैं कि हम जो सेकेंड हमारा सेल है उसका EMF हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। ऐसे ही अगर हमें E1 निकालना हो तो E1 भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं, L1 अपॉन L2 इंटू E2। यानी किसी एक सेल का हम EMF फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एक सेल का EMF दे रखा है और लेंथ दे रखी है। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले की हेल्प से चीज़ें फाइंड कर सकते हैं जो हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल में हम इसको यूज करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब हम डिस्कस करेंगे द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। नाउ आई विल डिस्कस द सेकेंड एप्लीकेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर। हमारी जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है बाय द पोटेंशियोमीटर। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एंड दिस इज द प्रैक्टिकल ऑफ क्लास 12th। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे इसका। तो फर्स्टली ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। फर्स्टली ड्रॉ अ पोटेंशियोमीटर, सेम मेथड सेम डायग्राम जो हमने अभी पीछे पढ़ा है उसी तरीके से करना हुआ है। इसका सेम डायग्राम हम यहाँ से शो कर रहे हैं इस तरीके से। 3 स्ट्रिप्स हैं और 2 पॉइंट हैं इसके A एंड B। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया। यहां से हम एक बैटरी यूज करेंगे, यहाँ पर एक की यूज करेंगे यहाँ पर, और एक रियोस्टेट यूज करेंगे हम यहाँ पर। ये रियोस्टेट लगा हुआ है, दिस इज RH, K एंड B। अब जो सेकेंडरी सर्किट है वो है मेन सर्किट, उसको आप ध्यान से समझें। उसमें क्या करना है, जिस बैटरी का आपको EMF फाइंड करना है उस सेल को हम यहाँ लगाएंगे। सेल का EMF फाइंड होता है, तो सेल का EMF है, सेल को अपने यहाँ लगाया और सेल को लगाने के बाद उसी सेल को का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो A से कनेक्ट हो जाएगा और उस सेल को आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे और गैल्वेनोमीटर को जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सर्किट है, बट इसके अंदर एक चीज और आ जाती है, वो ये होती है कि इसी सेल के पैरेलल में सपोज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगेगा और एक की और लगेगी यहाँ पर और ये कनेक्ट होगी इसके साथ। तो सेल के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की कनेक्ट की जाएगी, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो सेल के साथ हमें कनेक्ट करना होता है। तो यहां पर ये सर्किट है हमारा। तो ये पूरा कंप्लीट सर्किट हो गया। आप फिर से समझ लें इसको। A और B के बीच में जो सर्किट है उसमें एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टेट लगा हुआ है जो कि सीरीज में लगा हुआ है, और दूसरे तरफ जो A है उससे उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा गया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके यहाँ जॉकी से कनेक्ट कर दिया है, और उसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है और उस पर एक की लगा दी गई है, उसको कनेक्ट कर दिया है। अब जब यहाँ पर 2 की है तो इसको की K1 और इसको K2 हम बताएंगे। K1 और K2 2 की है, तो K1 जो है वो प्राइमरी सर्किट के लिए है और जो K2 है वो सेकेंडरी सर्किट के लिए है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। कंस्ट्रक्शन आप अपने तरीके से लिख लेंगे इसमें कि as shown in figure, consider a potentiometer and the end of A and B connected with a battery key K1 and rheostat R1 in series and the second cell जिसका हमें क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, connected the positive terminal with A and connected with galvanometer with jockey and a resistance box, नॉन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। नॉन रेजिस्टेंस जिसके बारे में है, जिनके रेजिस्टेंसेस हमें पता होते हैं, तो नॉन रेजिस्टेंस से कनेक्टेड पैरेलल विद द सेल एंड K2 इज द की कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस बॉक्स। इस तरीके से हमने ये कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद आता है वर्किंग।
तो वर्किंग कैसे करता है वो आप ध्यान से समझें, और वर्किंग में ही थ्योरी भी आ जाएगी। तो वर्किंग एंड थ्योरी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो K1 है इसको हम क्लोज करेंगे। K1 इज क्लोज्ड, K1 क्लोज रहेगी। K1 को हमने ओपन नहीं करना है, ओपन का मीन्स है इसको अगर हम निकाल देंगे तो ये सर्किट चलना बंद हो जाएगा। तो K1 क्लोज्ड और K2 ओपन। अब K2 के 2 केसेस चलेंगे। नंबर फर्स्ट, व्हेन K2 ओपन, अगर K2 ओपन है तो उस केस में क्या होगा, और K2 क्लोज है तो उस केस में क्या होगा। तो अगर हम K2 को ओपन करते हैं तो आप समझो कि जब हम K2 को ओपन करेंगे तो हमारा EMF काम करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस काम करेगा, ये अब आपको बताना है। तो K2 को अगर हम ओपन करते हैं तो एक तरीके से ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा काम करना बंद कर देगा। जब ये रेजिस्टेंस बॉक्स काम करना बंद कर देगा तो टोटल EMF हमारा वर्क करेगा, क्योंकि इस बैटरी से होता हुआ एक गैल्वेनोमीटर हमारे यहाँ पर आएगा। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 हो जाएगा। L1 क्या है, L1 क्या है, लेंथ है। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, जैसे आपने इस रेजिस्टेंस बॉक्स से K2 को निकाला तो K2 को ओपन कर दिया हमने, तो K2 जब ओपन होगी तो ये ऑफ हो जाएगी। जब ऑफ हो जाएगी तो ये सेल हमारा काम करेगा, और ये सेल जो है ये E है। अब E से फिर हम यहाँ पर बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे, जो बैलेंस पॉइंट हमारा मिलेगा वो L1 होगा, तो L1 आ जाएगा। एक तो फर्स्ट केस एंड द सेकेंड केस। अच्छा, इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। E इक्वल टू KL1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, ठीक है। अब नंबर 2, सेकेंड केस में क्या करेंगे, K2 क्लोज, व्हेन K2 इज क्लोज्ड। तो जैसे हम K2 को क्लोज करेंगे ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा, और जब रेजिस्टेंस बॉक्स वर्क करेगा तो हमें एक रेजिस्टेंस भी यहां से निकालनी होगी जो नॉन रेजिस्टेंस होगी, जिसको हम R से इंडिकेट करते हैं। तो वो नॉन रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे अभी आगे चल करके। तो यहां पर जब हम बाहर से कोई सेल लगाओ, कोई रेजिस्टेंस बॉक्स या रजिस्टर लगाते हैं तो फिर हमारा पोटेंशियल काम करना शुरू हो जाता है, यानी एक्सटर्नल जो सर्किट है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो V इक्वल टू KL2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो V कब काम करेगा, जब K2 को क्लोज करेंगे। K2 को क्लोज का मीन्स है K2 वर्क करना स्टार्ट करेगा, और रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। E कब काम करेगा, जब K2 को आप ओपन कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे, और रेजिस्टेंस बॉक्स काम करना बंद कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 इक्वेशंस यहां पर आ चुकी हैं। इन 2 इक्वेशंस को हमने एक साथ सॉल्व करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को डिवाइड करेंगे, तो E इक्वल टू के E अपॉन V, ऐसे कर लेते हैं, इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। K से K कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन L2 हो जाएगा। तो E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये प्रोसेस सेम वैसी प्रोसेस था जो अभी हमने पीछे वर्क में किया था। तो E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कहां से आएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें यहां से फाइंड करना है। L1 और L2 जो है हमारे प्रैक्टिकल के थ्रू हम फाइंड करते हैं। तो अभी हमने एक पीछे एक रिलेशन फाइंड किया था। वी नो दैट E इक्वल टू होता है V प्लस IR, V प्लस V डैश मैंने यहां पर फाइंड करवाया था, V प्लस V डैश। तो यहां पर V क्या है हमारा, एक्सटर्नल पोटेंशियल, एंड V डैश इज द इंटरनल पोटेंशियल। तो IR प्लस I स्मॉल r। तो यहां पर I को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो R प्लस R हो जाएगा। तो E इक्वल टू IR प्लस R। तो ये E की जगह पर हम यहां पर पुट करेंगे, एंड V की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, IR, क्योंकि V जो है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल है और E जो है वो इंटरनल पोटेंशियल है। तो इंटरनल पोटेंशियल में I और R प्लस R दोनों आएंगे, एंड V की जगह पर IR आ जाएंगे। सो वी गेट, तो यहां पर हम इसको करते हैं, E की जगह पर हम रखेंगे IR प्लस R, और E की जगह रखेंगे IR इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, तो I से I कट गया, R को दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस R/2 L1 अपॉन L2। तो यहां पर हमारी जो इक्वेशन बनी 1 प्लस R अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो हमारी इक्वेशन 1 प्लस R अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसको हम सॉल्व करेंगे स्मॉल r के लिए। तो R अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस का 1, एंड स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस का 1। तो दिस इज द
फार्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r रिप्रेजेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड कैपिटल R रिप्रेजेंट द external resistance of the cell. L1 and L2 be the balance condition for cell with key and without key. K2 को जो हम एक बार ओपन एक बार क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पर R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन रेजिस्टेंस को। तो वो नॉन रेजिस्टेंस कौन सा होगा? जो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकलेगा। L1 कौन सा है? जब K2 को हम ओपन कर देंगे, K2 वर्क नहीं कर रही होगी। L2 कब होगा? जब K2 वर्क कर रही होगी। R क्या है हमारा? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड कर सकते हैं। तो इनके न्यूमेरिकल्स हम अगले जो हमारा अगला पीरियड होगा उसमें हम इनके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तब तक आप इन डेफिनेशंस को करें और इनकी प्रैक्टिस कर लें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। दिस इज द पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो प्रैक्टिकल हैं। तो प्रैक्टिकल्स को अच्छे से तैयार कर लें और ये एग्जाम्स में भी आते हैं। थैंक यू।